हेलो माय फ्रेंड। आवाज़ आ रही है? ठीक। हेलो माय फ्रेंड, तो आज हमारा जो क्लास रहेगा वो हमारा कौन सा क्लास रहेगा? आर्मेचर रिएक्शन का क्लास रहेगा। तो प्रीवियस क्लास में आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगाए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपने सीखे। ठीक है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट, हम लोग चालू करेंगे आर्मेचर रिएक्शन के डेफिनेशन तक और बहुत डीप डीप जाएंगे। इतना डीप जाएंगे कि आपको क्लियर समझ आ जाएगी व्हाट इज एक्चुअली आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन पे मैं इतना फोकस क्यों हूँ? सबसे बड़ी बात कि आर्मेचर रिएक्शन सिर्फ डीसी मशीन में हमको नहीं पढ़ना है, हमको एसी मशीन में भी आर्मेचर रिएक्शन हमको पढ़ना रहता है। ठीक है। ये आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो है आपका सिंक्रोनस मशीन में भी आपको सेम चीज़, आपको सेम थोड़ा बहुत थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट जो भी है एक्शन जो भी रहेगा आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो भी आपकी नुकसान हो रहे हैं कि फायदे हो रहे हैं आप देखेंगे। जो भी होगा वो आपको एसी मशीन में भी पढ़ना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर यदि अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आपको एसी मशीन में वो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। चलो, तो मैं चालू करता हूँ आज का टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। अब मैं आर्मेचर रिएक्शन का सबसे पहले मैं डेफिनेशन से चालू करूँगा। ठीक है। डेफिनेशन से हम चालू करेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन जो बोलता है पहले उसको हम समझते हैं कि यदि कोई मशीन नो लोड कंडीशन में है, सबसे पहले कोई मशीन नो लोड कंडीशन में है, नो लोड कंडीशन में है। तो नो लोड कंडीशन मतलब क्या होता है? नो लोड कंडीशन मतलब आपका जो आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका आई ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं जब नो लोड कंडीशन से जब मैं लोड कंडीशन में जाऊंगा, किस में जाऊंगा मैं? ऑन लोड कंडीशन। ऑन लोड कंडीशन में मैं जब जाऊंगा तो ऑन लोड कंडीशन में क्या होता है? आपका आई ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आर्मेचर में करंट आएगा। ठीक है। अब जब आर्मेचर में जब करंट आ रहा है तो क्या होगा? इस करंट के कारण क्या होगा आपका? इस करंट के कारण कोई आर्मेचर फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है। आर्मेचर फ्लक्स आएगा। मान लेता हूँ वो फ्लक्स क्या है आपका? फाई ए है। ठीक है, क्योंकि करंट के कारण क्या आता है? आपका फ्लक्स आता है कंडक्टर के सराउंडिंग। अब ये बताओ, जब ये नो लोड कंडीशन में था तो उस टाइम कोई फ्लक्स था क्या? नो लोड कंडीशन में जो आप याद करो कंस्ट्रक्शन में जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो नो लोड कंडीशन में कौन सा फ्लक्स होगा? फ्लक्स ड्यू टू फील्ड करंट। फील्ड है ना? तो उस फ्लक्स को मैं क्या बोलता हूँ? मेन फील्ड फ्लक्स। मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है। तो मेन फील्ड फ्लक्स कब कब रहेगा? नो लोड कंडीशन से ऑन लोड कंडीशन सब में रहेगा, लेकिन जो आर्मेचर फ्लक्स है वो कब आपका आएगा? वो आएगा आपका जब मेरा ऑन लोड कंडीशन आएगा। तो अब इसका डेफिनेशन समझो कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ड्यू है ना, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। तो इस आर्मेचर फ्लक्स का जो आपका इफेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान से समझो, ये डेफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ है कि आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट होगा किसमें? मेन फील्ड फ्लक्स में। इस फिनोमिना को ही मैं क्या बोलता हूं? आर्मेचर रिएक्शन। अब देखो, इफेक्ट दो टाइप का होता है। इफेक्ट या तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, है ना, या तो आपका क्या होगा? निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव निगेटिव मतलब जो हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए वो नुकसानदायक है। पॉजिटिव मतलब हमारे लिए वो फायदेमंद है। अब मेरे को ये बताओ कि ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? आर्मेचर रिएक्शन इन जनरेटर पढ़ रहे हैं। जनरेटर, ठीक है। जनरेटर में मेन जनरेटर का मेन काम क्या रहता है? वोल्टेज प्रोवाइड करना।
यही रहता है ना, ठीक है। वोल्टेज प्रोवाइड करना, ईएमएफ। तो ईएमएफ, तो ईएमएफ जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स। ध्यान से समझना, ठीक है। अब इधर आओ, अब यहाँ पर जो इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का, जो इफेक्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हमारा क्या होगा? निगेटिव इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का? निगेटिव इफेक्ट होगा। अब देखो मेरे को चाहिए क्या? मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है? मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि जनरेटर में जो ईएमएफ है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। मेरे को जनरेटर में जो ईएमएफ है वो क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन क्या देता है मेरे को? इफेक्ट करेगा, लेकिन कौन सा इफेक्ट कर रहा है वो? निगेटिव इफेक्ट। मतलब क्या है कि ये ईएमएफ को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा मैं उसको बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो माय फ्रेंड, निगेटिव इफेक्ट मतलब क्या होगा कि ईएमएफ को वो क्या करेगा? कम करेगा। अब ईएमएफ कब कैसे कम होगा? यदि इसके फ्लक्स की वैल्यू को आप कम करो दे। फ्लक्स की वैल्यू कम होगा तो आपका क्या होगा? ईएमएफ कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा? कम करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा? कम करेगा। कैसे कम करेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो इससे क्या होगा? आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला इफेक्ट हम लोगों ने क्या देखा? ईएमएफ जो है डिक्रीज होगा। ये एक पहला इफेक्ट है। कैसे होगा, क्या होगा, हम समझेंगे, बट पहले इस चीज को समझो। दूसरा चीज क्या होता है कि इसके कारण, इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो दूसरा चीज होता है वो क्या होता है? स्पार्किंग। स्पार्किंग मतलब ब्रश के अक्रॉस आपका चिंगारी लगना, स्पार्किंग, ठीक है। तो स्पार्किंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपका कम्यूटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इस कहाँ पास होगा बोल रहा हूँ मैं? ब्रश के पास। तो ब्रश के पास जनरेटर में क्या होता है? एसी टू डीसी कन्वर्जन होता है। तो एसी टू डीसी जब कन्वर्ज हो रहा है तो उस समय वो स्पार्क करेगा, ठीक है। तो कम्यूटेशन प्रॉब्लम होगा। ठीक है, दूसरा चीज समझ आया? ईएमएफ क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। और आपका स्पार्किंग होगा, मतलब आपका क्या होगा? कम्यूटेशन प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ कि इस आर्मेचर के कारण आपका आयरन लॉस, आयरन लॉस इन पोल आर्क, इन पोल आर्क क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है ये वर्ड? ये वाला जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखाया, ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट और ये तीसरा इफेक्ट, आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है ये तीसरा इफेक्ट कि आयरन लॉस इन पोल आर्क इंक्रीजेस? अरे तो सर, हमने तो हमेशा ये पढ़ा है कि आयरन लॉस जो होता है इज डिपेंड अपॉन द नो लोड करेंट, इज डिपेंड अपॉन द नो लोड कंडीशन। बट हम इस डीसी मशीन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आयरन लॉस होता है ये आपका लोड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो आर्मेचर फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा मैं आपको समझाऊंगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि आयरन लॉस पोल आर्क में आपका क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज होगा। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण आप, और आर्मेचर रिएक्शन कब होता है आपका? ऑन लोड कंडीशन में, जब लोड लगा रहता है उसके कारण आपका आयरन लॉस क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा इन डीसी मशीन। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? यहाँ तक का चीजें क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। सिर्फ अभी मैंने आर्मेचर रिएक्शन का जो एक लाइन का डेफिनेशन रहता है वो मैंने आपको बताया कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। आप पढ़े हो नहीं ये कॉन्सेप्ट? व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए।
क्या चीज है, कैसे हुआ और क्यों हुआ, समझ रहे हैं, व्हाट हाउ एंड व्हाई। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपके माइंड में ये तीन चीज होना चाहिए एज ए इंजीनियर। आप इसको सोचो, अगर ये चीज को आप सोच लिए तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। और ये चीज कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम, व्हाट हाउ एंड व्हाई, आपको सब चीज का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। व्हाट मैंने आपको समझाया, कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा, क्यों होगा मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हाई। नेक्स्ट, अब हम लोग ये देखते हैं माय फ्रेंड कि यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब आर्मेचर रिएक्शन होता कैसे है, लेकिन उस आर्मेचर रिएक्शन में जाने के पहले मैं नो लोड कंडीशन में क्या रहता है वो है उसको थोड़ा सा फिर से रीडिफाइन करता हूँ। तो एट नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन मतलब आर्मेचर करंट इज इक्वल टू जीरो। नो लोड कंडीशन मतलब आर्मेचर करंट इज इक्वल टू जीरो। लेट अस एज्यूम कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, एक पोल आर्क है। ठीक है, ये भी मेरा एक पोल आर्क है। ठीक, ये हो गया आपका एन और ये हो गया आपका एस। क्लियर। अब मेरे को आप ये बताओ, ये एन एस है तो आपका जो वो होगा आर्मेचर जो फ्लक्स होगा, आर्मेचर फ्लक्स कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा एन टू एस, एन टू एस, आर्मेचर फ्लक्स बोल रहा हूँ सॉरी, मेन फील्ड फ्लक्स एन टू एस, एन टू एस, एन टू एस एन, एन टू एस। ये होगा कि नहीं, ये हो गया आपका मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स। अब यहाँ पर जो बीच में क्या रहता है आपका आर्मेचर, तो मैं आर्मेचर बना देता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका आर्मेचर। ठीक है, ये हो गया आपका आर्मेचर। अब आर्मेचर में क्या लगा रहता है आपका, आर्मेचर में क्या लगा रहता है, वाइंडिंग, वाइंडिंग लगा रहता है कि नहीं। तो ये मैंने बना दिया आपका आर्मेचर कंडक्टर। ये हो गया आपका आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है इसमें, आपका रहता है इसमें ब्रश लगा रहता है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका ब्रश। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रश और ये आपका टर्मिनल L1। ये हो गया आपका ब्रश और ये आपका टर्मिनल हो गया L2। या ये वाला डायग्राम पूरा क्लियर समझ आया। ठीक है, अब आप देखो इस डायग्राम में मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं कुछ प्लेन बनाता हूँ या एक्सिस बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, ये ब्रश के ये इस तरीके से मैं एक्सिस बनाया। ठीक है, अब ये जो एक्सिस है यहाँ पर आप बताओ, आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ होता है कि नहीं। यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम ईएमएफ, यहाँ क्या होता है जीरो ईएमएफ और यहाँ पर क्या होता है जीरो ईएमएफ। जीरो ईएमएफ का मतलब क्या है कि ये जो ब्रश के अक्रॉस जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, वहाँ पर कोई भी ईएमएफ आपका नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँगा, जियोमेट्रिक
जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, ये क्या है आपका जियोमेट्री न्यूट्रल प्लेन। अब दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल भी है ना। मैग्नेटिक न्यूट्रल कब होता है, जब दो दो फ्लक्स आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। तो यहाँ बस क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल भी यहाँ रहेगा। तो ये कैसे मैग्नेटिक न्यूट्रल है, देखो यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ 90 डिग्री। तो मेन फील्ड फ्लक्स है, इसका मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन का डेफिनेशन समझो। मेन फील्ड फ्लक्स के साथ जो 90 डिग्री का जो एक्सिस होगा, क्या होगा, मेन फील्ड फ्लक्स के साथ, मेन फील्ड फ्लक्स के साथ जो भी एक्सिस आपका क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब उसके साथ जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उस एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा, MNP, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। मैग्नेटिक डेफिनेशन समझो इसको, है ना, न्यूट्रल प्लेन MNP। तो ये क्या हो गया आपका MNP एक्सिस। क्यों MNP एक्सिस ये हुआ, क्योंकि देखो यही तो लाइन है जो 90 डिग्री एंगल बना रहे कि नहीं, हाँ। ठीक है, यही जो है ना वो 90 डिग्री आपका बना रहे कि नहीं बना रहे, बना रहे हैं ना। तो इसी वजह से जब नो लोड कंडीशन होता है तो आप देखो कि जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और MNP दोनों क्या है आपका, सेम है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं इसी डायग्राम को आपका लोड कंडीशन में बनाता हूँ। यहाँ तक का आई होप आपको समझ आया होगा कि MNP क्या होता है। ये आता है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपका पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, छोटा छोटा। नो लोड कंडीशन में GNP और MNP एक्सिस के बीच का एंगल क्या है बताओ, 0। GNP और MNP दोनों एक दूसरे में है, इजिकल टू 0। MNP एक्सिस या MNP प्लेन किसको बोलते हैं, मेन फील्ड फ्लक्स के साथ जो एक्सिस 90 डिग्री बनाएगा, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन MNP या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। समझ आया। नेक्स्ट ऑन लोड कंडीशन में बनाता हूँ। सॉरी, ऑन लोड कंडीशन में बनाता हूँ। ऑन लोड कंडीशन में अब फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो ऑन लोड कंडीशन फील्ड में कोई इफेक्ट करेगा क्या, आप बताओ। ये तो मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स में कोई इफेक्ट होगा ऑन लोड में, अभी तो आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन बताया ना। अगर ये N है, ये S है। अभी समझते जाना, जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। अब देखो N2S गया, ये वाला फील्ड N2S गया, N2S गया, N2S, N2S एंड N2S। ठीक है, ये ऐसे गया। N2S। अब बीच में क्या है आपका, बीच में आपका आर्मेचर, बीच में क्या है माय फ्रेंड आपका आर्मेचर। तो ये हो गया आपका आर्मेचर। ठीक है, ये हो गया आपका आर्मेचर। अब इस आर्मेचर में क्या है आपका, कंडक्टर है। इस आर्मेचर में क्या है आपका, कंडक्टर है। तो कंडक्टर बना देते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आर्मेचर कंडक्टर। जीएनपी एक्सिस किसको बोलते हैं? ब्रश जो लगा हुआ है आपका अभी, जो यहाँ पर से 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, है ना। तो मैं बना देता हूँ आपका ये जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, यही होगा ना, यही होगा कि नहीं? अभी पढ़ाया था ना, जियोमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन या जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? यहाँ पर आपका लगा हुआ है ब्रश। ठीक है, ध्यान से समझना। अब चालू होता है हमारा मेन स्टोरी। ठीक है, मेन स्टोरी चालू होता है। अब मान लो ये जो मशीन है, ये जो मशीन है वो कैसे रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है ये? क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रही है। तो इसको मान लेता हूँ मैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है। ठीक है, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसा ही लिखना है, क्लॉकवाइज आपका रोटेशन। अब मेरे को ये बताओ कि जब इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका जब रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये जो ऊपर का कंडक्टर है और एक नीचे का कंडक्टर है, कुछ पोल जो एन के साइड है और कुछ जो कंडक्टर है वो एस पोल के साइड है। तो ऊपर वाले कंडक्टर में क्रॉस होगा कि डॉट होगा? बताओ, ऊपर वाले कंडक्टर में क्रॉस होगा कि डॉट होगा? देखो कैसे निकालेंगे आप। रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेशन क्या है आपका? क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा है ना रोटेशन, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है। ठीक है, और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा है आपका? फ्लक्स का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है। ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है आपका? डाउनवर्ड है। तो इसको डाउनवर्ड रखो, है ना। इसको आप फ्लक्स को क्या करना है आपको? डाउनवर्ड रखना है। ठीक है, और आपका जो ये फोर्स होगा उसको अपवर्ड रखो और निकालो क्या निकल रहा है आपका। इसको जो है फोर्स जो है उसको क्या रखना है आपको? अपवर्ड रखना है। या यहाँ पर इसको भी निकाल सकते हो, जैसे ये हो गया, मान लो ये आपका फोर्स हो गया, किसी भी एक कंडक्टर पे निकाल लो आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? देखो यहाँ बस ये हो गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, फोर्स जो है वो इस दिशा में, और आपका जो ये फ्लक्स है वो नीचे डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया? ये देखो क्रॉस। तो ये कंडक्टर में कौन सा करंट आ रहा है आपका? क्रॉस करंट, मतलब अंदर जा रहा है करंट। तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, सब क्रॉस हो जाएगा। तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा फिर आपका? डॉट हो जाएगा, क्योंकि एक में निकलेगा दूसरे से क्या होगा? बाहर आएगा। ठीक है, ये अब ब्रश के अक्रॉस कंडक्टर में क्या होना चाहिए? नो करंट, क्योंकि यहाँ कोई ईएमएफ नहीं आता है। तो ये वाले और ये वाले कंडक्टर में देखो, इस कंडक्टर को फिर से बना देता हूँ, ये ऐसा क्रॉस डॉट, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है। यहाँ तक की पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? यहाँ तक का पिक्चर क्लियर हुआ? देखो आप बुक पढ़ोगे तो आपको उतना नहीं समझ आएगा, लेकिन अभी समझो। ठीक है, अब देखो माय फ्रेंड, ये कंप्लीट मिल के एक फ्लक्स बनाएगा। कंप्लीट मिल के क्या बनाएगा? एक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि देखो आप राइट हैंड स्क्रू रूल जो आप पढ़े हो, है ना, राइट हैंड रूल पढ़े हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, तो इसके इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर के सराउंडिंग क्या बनेगा? एक फ्लक्स बनेगा। और उस फ्लक्स की दिशा कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। देखो ये क्रॉस, और उस फ्लक्स की दिशा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैं ऐसे बना लिया। अब ये कंडक्टर में भी वैसी होगा, इस कंडक्टर में भी वैसी होगा, इसमें भी वैसी होगा, इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा, इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा। तो आपका इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, इस तरीके से।
ठीक है। तो सभी कंडक्टर के चारों सराउंडिंग में क्या आएगा, आपका फ्लक्स आएगा। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, अगर ये डॉट है मतलब ये, तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बनाऊं, तो ये इसका फ्लक्स क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा। ये हो गया। तो ये फ्लक्स देखो, तो इसको कंबाइन यदि मैं किया, ऊपर वाले को आप ध्यान से समझो, यदि मैं इसको कंबाइन करके बनाया, सभी सभी जितना भी कंडक्टर है ना, जितना भी कंडक्टर है उसको कंबाइन करके यदि मैं बनाया, कंबाइन करके, ये देखो कैसा दिशा आएगा, इसका पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। क्रॉस वाले कंडक्टर को मान लो एक कंडक्टर है, क्रॉस वाले कंडक्टर को पूरे को क्या मान लो आप, एक कंडक्टर है, और उस एक कंडक्टर के कारण जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ये ध्यान से ये डायग्राम को समझो, ऐसा आएगा। और इसकी जो दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगा ना। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा जाएगा। समझ आया, पूरा पूरा जितना भी मतलब आपका क्रॉस वाला कंडक्टर है उसको एक कंडक्टर मान लो, क्योंकि रिजल्टेंट सबका जुड़ेगा ना। तो ये जो होगा वो क्रॉस वाले कंडक्टर के कारण फ्लक्स आएगा। समझ आया। दूसरा मैं बना रहा हूँ नीचे वाले के कारण, तो नीचे वाले के को पूरे डॉट को तुम क्या मान लो, एक कंडक्टर मान लो। और पूरे डॉट को एक कंडक्टर मानोगे तो कैसा आएगा, दूसरा कलर यूज कर लूँगे, येलो यूज कर लेता हूँ। नहीं, येलो ये लेता हूँ। तो ये देखो दूसरा वाला, ठीक है। कैसे आएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ध्यान से समझना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसा, 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 ऐसा घूम के ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ तक की चीजें समझ आएगी नहीं आई, पहले ये बताओ, आया, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। ठीक है। अब मेरे को भाई बताओ, यहाँ वाला पार्ट का, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जैसे यहाँ से क्या होगा, अब पूरा जो ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स का दिशा कैसा आएगा, ये इसका आर्मेचर फ्लक्स, इसके कारण कंप्लीट एक फाई ए आएगा ना। ठीक है, अब समझो। तो ये पूरा ऐसे घूम रहा है, इस डायग्राम में अब मैं और नहीं बनाऊंगा, ये काफी है ना। और ये वाला भी देखो ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैं दूसरे में बनाता हूँ इसको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं पूरा पूरा चीज़ को नहीं बनाऊंगा, है ना, यहाँ बस मैं, अब आपको समझ आ गया है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो एक फ्लक्स है ऊपर वाले पूरे क्रॉस के कारण, आपका जो फ्लक्स आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, और नीचे वाले के कारण आपका जो फ्लक्स है, लाइन है, वो ऐसा आ रहा है। ठीक है भाई, नहीं सॉरी, ऐसा, क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। ठीक है, ये ऐसा ही घूम रहा है ना। अब देखो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स को मैं यदि बनाऊंगा, टोटल आर्मेचर आर्मेचर फ्लक्स का बनाऊंगा मैं, तो आप मेरे को बताना कि आर्मेचर फ्लक्स जो रहेगा उसका जो लाइन रहेगा वो ऐसा रहेगा ना, ये देखो फाई है, ये रहेगा कि नहीं, ये बताओ, ये रहेगा फाई है। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया हमारा आर्मेचर फ्लक्स, फाई ए, आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका आर्मेचर फ्लक्स, यही लिखेंगे ना, एन से निकला और एस को गया, ये वाला पार्ट आधा पार्ट क्या शो करेगा इसका एन, और आर्मेचर का आधा पार्ट क्या शो करेगा आपका एस। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो ये आर्मेचर फ्लक्स, ये वाला पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, रेड में जो मैं बनाया हूँ। अभी मैं कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं सब चीज़ों को आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा मेन फील्ड फ्लक्स कैसे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना, मेन फील्ड फ्लक्स मेरा कैसे आ रहा है आपका ऊपर से आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है ना मेन फील्ड फ्लक्स, ये है ना मेन फील्ड फ्लक्स एन टू एस, तो ये क्या हो गया आपका ऐसा आ रहा है फाई एम मेन फील्ड फ्लक्स। अब देखो हमारे पास कितने फ्लक्स हो गए यहाँ पर टोटल, ये आर्मेचर है, ये क्या है आपका आर्मेचर, कितना हो गए हमारे पास टोटल फ्लक्स, टोटल 2 फ्लक्स आ गए ना। अब ऑन लोड कंडीशन है, नो लोड में क्या था सिर्फ मेरा मेन फील्ड फ्लक्स था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑन लोड किया तो 2 फ्लक्स आ गया। तो ये बताओ मेरे को, अब ये दोनों फ्लक्स मिलके क्या करेंगे, ये दोनों फ्लक्स मिलके क्या करेंगे आपका रिजल्टेंट फ्लक्स बनाएंगे। तो देखो आप पढ़े हो ना वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन होगा, एक तुम्हारा नीचे जा रहा है एक तुम्हारा ऐसे आ रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे जाता है अब उसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही समझना है। तो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो उसका उसका दिशा कैसे आएगा, अब जो हमारा टोटल जो फ्लक्स है ये ऐसा आएगा, समझ आए, टोटल फ्लक्स कैसे आएगा हमारा फाई आर, ये जो फ्लक्स है हमारा ये फ्लक्स हमारा फाई आर्मेचर और फाई मेन फील्ड का वेक्टर सम है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं, समझ आया? तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स है। अब ये देखो, अब इधर एक डेफिनेशन समझो, ये डेफिनेशन समझो, ये वाला पार्ट, जो टोटल जो फील्ड है मेन फील्ड, अभी टोटल फील्ड क्या है मेरा वहां पास जब आर्मेचर वो आया है ऑन लोड कंडीशन में, टोटल टोटल वो क्या है टोटल फ्लक्स फाई आर है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स के साथ जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, टोटल फ्लक्स के साथ जो आपका एक्सिस बनेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसको मैं क्या बोलूंगा एम एन पी। अब आप बताओ एम एन पी कहाँ है, यहाँ पर एम एन पी बताओ कहाँ है, ये मेरा टोटल फ्लक्स है, ठीक है, ये क्या है मेरा टोटल फ्लक्स है कि नहीं? घुमाने का ऑप्शन कहाँ? रुको 1 मिनट ना, ये मेरा क्या है आपका टोटल फ्लक्स ठीक है कि नहीं? अब इसके 90 डिग्री बताओ क्या एम एन पी कहाँ आएगा, इसका 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा इसका 90 डिग्री, ऐसे बनेगा ना। तो इसका जो 90 डिग्री होगा वो कैसे बनेगा माय फ्रेंड, इसका जो 90 डिग्री होगा वो आपका ऐसा बनेगा, ये आपका एम एन पी बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ध्यान से समझना, ये एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये अब क्या हो गया आपका एम एन पी मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, समझ आ रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। और ये मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, अब जियोमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन कौन सा है भाई, जियोमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन कौन सा है, ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका ब्रश लगा हुआ है,
ध्यान से समझना, ठीक है। जियोमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन क्या है आपका, ये है, क्या लगा हुआ है आपका, ब्रश लगा हुआ है ना। तो जियोमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन क्या है आपका ये, और मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन क्या हो गया, अब यहाँ से थीटा डिग्री आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। थीटा डिग्री क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ध्यान से समझना, थीटा डिग्री जब ये शिफ्ट हुआ, अब मेरे को ये बताओ कि जो कंडक्टर आपका रहेगा, वर्ड टू वर्ड समझना, यहाँ पर जो कंडक्टर रहेगा उसमें ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर सब ईएमएफ तो यहाँ पर तो कुछ ईएमएफ रहेगा ही रहेगा ना, यहाँ पर कुछ ईएमएफ रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो यदि ये क्रॉस है तो ये क्या हो गया आपका, डॉट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सब ईएमएफ आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन क्या हो गया, ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कितना डिग्री शिफ्ट हो गया, थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही ये थीटा डिग्री शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आपका ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया माय फ्रेंड, जीरो हो गया। यहाँ ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ईएमएफ आ गया। अब यहाँ पर यदि ईएमएफ रहेगा, ध्यान से समझो, यहाँ पर जीरो रहना था, हम लोग जैसा पढ़े थे कि यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ ईएमएफ आपका दिख रहा है। तो जब यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ ईएमएफ आपका दिखेगा तो क्या होगा माय फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा आपका, स्पार्किंग आएगा। समझ आया, यहाँ पर क्या आएगा, स्पार्किंग आएगा ब्रश में। तो यदि मेरे को इस स्पार्किंग से बचना है, यदि मेरे को इस स्पार्किंग से बचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस ब्रश को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं, इस ब्रश को मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पार्क होगा, अगर मैं शिफ्ट नहीं करूंगा तो स्पार्क होगा। अब आप मेरे को बताओ, प्रैक्टिकली आप बताना, क्या ये एमएनपी जो है वो कांस्टेंट होगा, नहीं। क्यों नहीं कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो फाइए है, समझना मेरा वर्ड टू वर्ड समझना, ये जो फाइए है वो डिपेंड अपॉन द लोड, समझ आ रहा है, डिपेंड अपॉन लोड, डिपेंड अपॉन लोड। इसका मतलब ये है कि फाई आर इज इक्वल टू फाई एम, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन प्लस फाई ए इज डिपेंड अपॉन द लोड, इज डिपेंड अपॉन लोड, डिपेंड अपॉन लोड होगा कि नहीं, होगा ना, डिपेंड अपॉन लोड। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का जो एंगल है, ये दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, मान लो वो जो थीटा एंगल आ रहा है, ये थीटा एंगल किसके फंक्शन में है, थीटा एंगल आपके फाई एम और फाई ए के फंक्शन में है। अब आपको पता है क्या है ना, तो फाई ए वैल्यू यदि मेरा वेरी करेगा, ध्यान से समझना, फाई ए वैल्यू यदि मेरा वेरी कर रहा है, हाँ, तो एंगल भी वेरी करेगा, एंगल भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। और यदि एंगल वेरी करेगा तो आपका जो एमएनपी है, आपका जो एमएनपी है, एमएनपी है ना, ये भी क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। तो आप प्रैक्टिकली बताओ, क्या ब्रश शिफ्टिंग करना पॉसिबल है, वेरिंग ड्यू टू लोड, समझ आया कि नहीं, वेरी ड्यू टू लोड। तो आप मेरे को बताओ, क्या ब्रश शिफ्ट कर पाना पॉसिबल है, नो, क्योंकि एक मशीन में, एक जनरेटर के पास डिफरेंट डिफरेंट लोड आता है। कभी वो नो लोड कंडीशन में हो गया,
कभी नो लोड से हाफ लोड कंडीशन में चले जाएगा, कभी 2/3 लोड कंडीशन में चलेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो लोड है वो लोड क्या करेगा, आपका वेरी होगा। समझ आया कि नहीं? लोड वेरी होगा तो आपका एमएनपी एक्सिस भी बार बार बदलेगा, तो ब्रश शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ब्रश शिफ्टिंग नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है कि नहीं? ब्रश शिफ्टिंग नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नो। समझ आए कॉन्सेप्ट? तो देखो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये जो दिक्कत हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं माय फ्रेंड? कम्यूटेशन प्रॉब्लम। समझ आया? और जो ये मैंने पढ़ाया आपको, ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, क्या इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ लिख लो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्यों क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लिखा? दिख रहा है ना आपको डायग्राम में? दिख रहा है कि नहीं? ये देखो ये वाला मेन फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स ने क्या किया, क्रॉस कर दिया। किया है कि नहीं? है, किया है ना? गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक का चीजें आपको समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। समझ आया? गुड। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो माय फ्रेंड, आप मतलब आपको समझ आया यहाँ तक की चीजें? और यदि मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, आप फाइंड आउट कर सकते हो थीटा? यदि आपको वेक्टर वेक्टर फॉर्म में इसको फाई ए की वैल्यू दे दी, वेक्टर फॉर्म में आपको यदि फाई इसकी वैल्यू दे दी, तो क्या आप निकाल सकते हो? या मान लो वेक्टर फॉर्म में भी नहीं दिया तो भी आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? दो तीन टाइप का चीज है, मे भी आपको आगे के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एमएनपी एंड जीएनपी। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन एमएनपी एंड जीएनपी। तो आपको आप ये बताओ, एट नो लोड कंडीशन क्या होगा? एट नो लोड कंडीशन क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू 0। क्या होगा जी? थीटा इज इक्वल टू 0। एट ऑन लोड कंडीशन एट ऑन लोड कंडीशन एट ऑन लोड कंडीशन ठीक है, यदि आपको फाई आर की वैल्यू दी हुई है तो क्या मैं फाई आर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फाई ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फाई, क्या है फाई एम का स्क्वायर, और क्या लिखते हैं यहाँ, प्लस रहता है कि माइनस रहता है? माइनस माइनस फाई ए फाई बी कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या यही थीटा है और यही थीटा दोनों सेम है? आप मेरे यहाँ मैं थीटा इज इक्वल टू फाई ए बी लिख रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि या क्या ये थीटा और ये थीटा सेम है? देखिए एक बार डायग्राम में, समझो यहाँ पर। ये जो थीटा है, ये जो थीटा आप निकालते हो वो थीटा कौन सा रहता है आपका,
ये थीटा रहता है कि नहीं रहता है, ये वाला। जो आप कोई वेक्टर में कोई दो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर, मैंने वेक्टर डायग्राम बना देता हूँ एक बार, आपको थोड़ा सा मैथ्स रिवाइज करा देता हूँ। ये कोई दो वेक्टर है और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ये, है ना, ऐसे आता है कि नहीं। ये मान लो आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर सी है, तो इसके साथ जो एंगल बनाता है ये क्या हो जाता है आपका, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, इस सी का कॉस थीटा कंपोनेंट। ये क्या, ये कौन सा कंपोनेंट है इसका, सी का साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये थीटा कहाँ का एंगल होता है, यहाँ का एंगल होता है ना जी, थीटा ए बी। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे पढ़े हो ना। हाँ, अब इसको यहीं एलिब्रेट करो। कहीं मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती होगा आपका, देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है यहाँ पर जो एंगल आएगा वो थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट फील्ड और ए के बीच का एंगल है। थीटा जो भी, मतलब कुछ भी लिख लो, हम लोग क्या लिखे वहां पर, हाँ इसको मैं मान लेता हूँ थीटा वन लिख देता हूँ ना यार सीधा, थीटा वन, ठीक है। तो इसको भी मैं थीटा वन लिख देता हूँ, वो जो एंगल निकलेगा थीटा वन, ठीक है, समझ आया, क्लियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, थीटा वन इन थीटा 90 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये एंगल प्लस ये क्या होगा आपका, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा आपका, एक मिनट रुकना, 90 डिग्री है, नहीं ये थीटा वन ना कुछ अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि ये जो एंगल, वो जो एंगल निकलता है वो दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है, 5, हाँ 90 डिग्री है। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये 45 रहता है ना, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो ये आपका 45 रहेगा, क्योंकि आधे आधे में ये बटेगा, रिजल्टेंट है तो, क्योंकि दोनों 90 90 पे है, ठीक है। तो ये जो 45 हो गया, तो ये ऑलवेज फिर यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो एम एन पी एक्सिस वेरी नहीं करेगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा इसको मैं चेक करके बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, इस वाले स्लाइड को अपन मिटा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है, एंगल कैसे निकालते हैं। एक बार मेरे को थोड़ा सा डाउट आया है इसमें, अपन और आगे पढ़ते हैं, एंगल को अभी थोड़ा देर रुको, मैं इसको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। इसको मत लिखना आप, मेरे को थोड़ा सा डाउट आया, क्योंकि वो जो थीटा है ना वो एक्चुअल में दो उसका बीच का एंगल है, तो एंगल ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, फिर तो एम एन पी प्लस शिफ्ट कर सकते हैं अपन। चलो देखते हैं, यहाँ तक का चीज़ समझ आया आपको, यहाँ तक का चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप देखो दूसरा चीज़ क्या है, मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। दूसरा चीज़ समझना, ये हो गया एन, ये हो गया आपका एस, ठीक है। ये हो गया आपका आर्मेचर कंडक्टर, तो इधर क्या हो गया, ये क्रॉस 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 डॉट डॉट डॉट, ऐसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे ना। अब ध्यान से समझो, अब जो इसके कारण, अब ध्यान से समझना कि ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है आपका, एन से एस जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, एन से क्या हो रहा है आपका
एस जा रहा है फ्लक्स, तो ये आपका फ्लक्स लाइन है, ये ऐसा। अब इसके कारण जो फ्लक्स आया वो क्या है आपका, कुछ ऐसा आया, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसके कारण जो फ्लक्स आया वो कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब ऐसा, ऐसा और ऐसा और ऐसा। ध्यान से समझना, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। एक मिनट, रुक जा। तो देखो, मैं क्या बोल रहा था, ये चीज़ समझ आया, ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम, ये मैं बताया हूँ आपको। अब देखो भाई, ये क्या है आपका फाई एम मेन फील्ड फ्लक्स है। अब ये क्या कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। कोई भी पॉइंट को ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ध्यान से समझना है ना। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, बाहर आ रहा है, और यहाँ से जो भी पॉइंट है वो क्या हो रहा है आपका, अंदर हो रहा है कि नहीं। अब देखो जो अंदर हो रहा है उसको समझना, फिर इसका नाम मैं बताऊंगा आपको। ये जो अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, ये जो जा रहा है। अब यहाँ पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पास यदि आप देखोगे तो देखो, ये पीला वाला ऐसा जा रहा है मेन फील्ड फ्लक्स, और ये जो व्हाइट वाला है जो आर्मेचर फ्लक्स है, इसका अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर जो, अगर मैं इस एरिया में अगर मैं वो करूँ, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, ये येलो वाला फ्लक्स ऐसे जा रहा है, और व्हाइट वाला फ्लक्स का भी दिशा देखो, व्हाइट वाले फ्लक्स का भी दिशा देखो, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। समझना, मैं कुछ समझाने वाला हूँ अभी, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ बस मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका है टोटल फ्लक्स, और ये है आपका जो भी करंट, फील्ड करंट होता है ना, आइए। अब ये दोनों के बीच का जब ग्राफ होता है तो कुछ ऐसा बनता है, आपको भी पता है, पढ़े हो आप, ऐसा बनता है ना, ठीक है। अब मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ना, जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर रहता है, जस्ट जस्ट बिफोर सेचुरेशन पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, नी पॉइंट। क्या बोलता हूँ मैं इसको, नी पॉइंट। तो यहाँ पर मेरा क्या रहता है, ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है, हाँ। अब देखो, अब ध्यान से समझना, फ्लक्स क्या हुआ मेरा, बढ़ा, फ्लक्स क्या हुआ मेरा, बढ़ा। तो जैसे ही मैं फ्लक्स को बढ़ाया, ठीक है, ये मतलब यहाँ से ये जितना कितना ही फ्लक्स बढ़ेगा, ये मान लो इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स मेरा बढ़ गया, ध्यान से समझना, ठीक है, इतना अमाउंट, है ना। अब इतना अमाउंट जैसे मेरा मतलब यहाँ पास गया, तो इस फ्लक्स के कारण जो अमाउंट ऑफ करंट, मतलब यहाँ पर जो फील्ड रिक्वायरमेंट है वो मैं मान लेता हूँ इतना हो, इतना लगेगा, ठीक है, इतना लगेगा। अब अब ध्यान से समझो, अब मैं क्या करूँगा, इस फ्लक्स को, इतना ही अमाउंट ऑफ करंट यहाँ भी लूँगा, इतना अमाउंट ऑफ करंट मैं क्या करूँगा, यहाँ भी लूँगा। समझना, मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे में आपको बहुत समझ आएगा। तो डेल आई, इतना अमाउंट ऑफ करंट मैं यहाँ भी लूँगा, तो ये वाला पॉइंट कहाँ टच करेगा आपका, यहाँ टच करेगा, समझना, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, यहाँ पे टच करेगा।
और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका यहाँ टच करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका मेन ऑपरेटिंग फ्लक्स था फाई। ठीक है, अब देखो, आप मेरे को बताओ, फ्लक्स जो बढ़ा उसमें जो करंट आपका लगा वो इतना लगा, ठीक है, और फ्लक्स उतने ही करंट को जब मैंने, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ। देखो, अब इतना अमाउंट ऑफ करंट में जैसे बढ़ाया, ठीक है, तो उसके कारण जो मेरा फ्लक्स कम हुआ वो कितना हुआ, इतना अमाउंट कम हुआ, और उतने ही अमाउंट ऑफ करंट इधर यदि मेरा बढ़ेगा तो मेरा जो फ्लक्स है वो कितना बढ़ा, इतना ही बढ़ा। तो आप बताओ मेरे को इस चीज़ से कि फ्लक्स जो बढ़ रहा है, मतलब उसको मत देखो, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, ये वाले चीज़ को देखो, है ना, उसको मत देखो, इसको मैं अभी और समझाऊंगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब ये देखो, उतना ही अमाउंट ऑफ उसके लिए जो आपका फ्लक्स क्या हुआ आपका, जैसे मैंने ये किया उतने ही अमाउंट इसके लिए फ्लक्स क्या हुआ, देखो, कम हुआ, तो फ्लक्स ज़्यादा कम हुआ, और बढ़ा कितना, कम हुआ, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हुआ फाइनली, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हुआ फाइनली, कम हुआ ना। ये दोनों बराबर नहीं होता, डिक्रीज और इंक्रीज फ्लक्स में बराबर नहीं होता। तो जो डिक्रीज है, कम हो रहा है, अगर इसको मैं फाई टू मान लूँ और इस वाले फ्लक्स को मैं, इस डिफरेंस को फाई वन मान लूँ, तो फाई टू जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगा, फाई वन उससे ज़्यादा होगा, मतलब जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा आपका, ज़्यादा फ्लक्स डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है, ज़्यादा फ्लक्स डिक्रीज होगा। इसको ऐसे फाई टू फाई वन मत मानो रे भाई, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस ऐसे समझो कि फ्लक्स का जो डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा उससे। समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स आपका जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा आपका, जो फ्लक्स इंक्रीज होगा उससे क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो इस इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो जब मेरा फ्लक्स कम होगा तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स क्या हो गया आपका, फाइनल जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो आपका कम होगा उसके कारण आपका ईएमएफ भी क्या होगा, ईएमएफ भी क्या होगा आपका, कम होगा। क्यों, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। क्लियर हुआ। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हुआ आपका, एमएनपी एक्सिस शिफ्ट हुआ। जैसे ही एमएनपी एक्सिस में आ गया, ध्यान से समझो इस चीज को, जैसे ये एमएनपी में आ गया तो एमएनपी क्या हो गया आपका, यहाँ आ गया, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब क्या ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहा है क्या, क्रॉस मतलब 90 डिग्री, लेकिन अभी रिजल्टेंट कैसा हो गया है, ऐसा। और मेन फील्ड फ्लक्स क्या हो गया है, क्या मेन फील्ड फ्लक्स इसके इसके और इसके बीच का एंगल क्या 90 डिग्री है, इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसके कारण अब क्या हो रहा है, अब ये क्या हो गया, इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस डीमैग्नेटाइजेशन दोनों इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजेशन समझ आया क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन समझ आया क्या होता है, क्या होता है डीमैग्नेटाइजेशन, ये होता है, ये डीमैग्नेटाइजेशन है। जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा, लेकिन कम होने वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा कम हुआ।
अब बढ़ने वाला पार्ट क्या हुआ, कम हुआ, तो जो टोटल जो फ्लक्स है उसमें क्या हो गया, कमी आने लग गया। उस इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हुआ, आपका स्पार्क आया, एमएनपी एक्सिस शिफ्ट हुआ। तो पहले क्या होगा, पहले तो क्रॉस था, क्रॉस के कारण शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के कारण आपका मेन फील्ड और इसके बीच में अब 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा, तो इस वजह से अब क्या हो गया, क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है माय फ्रेंड, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेरे को दो इफेक्ट दिखता है। एक मेरे सबसे पहले मेरे क्या दिखेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही एमएनपी एक्सिस शिफ्ट होगा, इस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण ही शिफ्ट होता है ना, तो जैसे ही क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा उसके बाद जस्ट बाद फिर क्या इफेक्ट दिखेगा मेरे को, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होता है, आपका जो फ्लक्स होता है वो डिक्रीज होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होगा, आपका दो चीज होता है, एक चीज होगा आपका क्या, कम्यूटेशन प्रॉब्लम, स्पार्किंग, ये थोड़ा डीप है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम, स्पार्किंग, ठीक है। और इसको अब उतना मेरे को जरूरत नहीं लग रहा। आयरन लॉस भी क्या होगा आपका, बढ़ता है, बस इसको लिख लो, है ना। और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स कम होता है, और फ्लक्स कम होने के कारण आपका ईएमएफ कम होता है। ये पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है। समझ आया ना क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने लगभग आपको समझा दिया है, ठीक है। और वो एंगल वाला पार्ट को छोड़ दो, ऐसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, मैं अपने से थोड़ा कैलकुलेट सोचा कि आज करके देखता हूँ, उसको मैं थोड़ा घर में प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। समझ आया कि नहीं यहाँ तक की चीज़ें। अब ये देखो, यहाँ देखो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लीडिंग पोल। लीडिंग पोल का कौन सा पार्ट है, ये आधा, लीडिंग पोल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको मैं बोलता हूँ ट्रैलिंग, ट्रैलिंग पोल। अब ये बताओ ट्रेलिंग पोल में क्या होता है, ट्रेलिंग पोल में क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और लीडिंग पोल में क्या हो रहा है, फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने आपको समझा दिया, बुक में सिर्फ आपको ये लिखा रहेगा कि लीडिंग पोल में फ्लक्स क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, और ट्रेलिंग पोल में फ्लक्स क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है ना। तो अगर मैं इसका और एक इसके बाद का भी डायग्राम यदि मैं आपको बना के दिखाऊं ना, तो आप शॉक हो जाओगे। शॉक कहने का मतलब, ये भी आप देख ही लो। अगर आर्मेचर रिएक्शन आज मैं ख़त्म कर ही देता हूँ आपका अच्छे से, तो यदि आप देखोगे ना, तो ये जो येलो वाला जो फ्लक्स है, ये येलो वाला फ्लक्स लाइन ऐसे जाता है, समझ आए, इधर कम हो जाता है, इधर बहुत कम फ्लक्स, ये ऐसा, समझ आए। तो ज़्यादा फ्लक्स कहाँ से जा रहा है आपका, ज़्यादा फ्लक्स किधर से जा रहा है जी, ध्यान से समझो, ज़्यादा फ्लक्स किधर से जा रहा है, पूरा इस, ये जो आपका एरिया है ना, ट्रायलिंग पोल साइड, मतलब ये इसके इधर वाले पार्ट में क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा फ्लक्स जा रहा है, समझ आ रहा है। इधर वाले पार्ट में क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा फ्लक्स आपका जा रहा है, और उधर वाले पार्ट में क्या हो गया, फ्लक्स कम हो गया, होगा कि नहीं, समझ आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा डायग्राम दिखेगा। तो ये जो डायग्राम है ना, वो ओरिजिनली अंदर में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो डायग्राम है ना, यही आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है, यही क्या है आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है, समझ आया। जो मैं ये डायग्राम आपको बताया था ना, फाई आर करके, यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड दिखाया था, ये देखो फाई आर, यही फाई आर है वो ओरिजिनली, ये इफेक्ट हो रहा है आपका, समझ आए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अब ये बताओ कि फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर इस एरिया में फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं,
इस एरिया में क्या हो गया, आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा। अब देखो, आप ध्यान से समझो कि किसी पार्ट को मैं डिज़ाइन किया हूँ, किसी पार्ट को मैं डिज़ाइन किया हूँ कि भाई 1 लीटर पानी इसमें आएगा। अब जैसे ही 1 लीटर पानी मतलब मान लो उससे मैं ज़्यादा डालूंगा, और ठीक है मैंने डिज़ाइन किया किसी केटल को, थोड़ा सा इसको एनालॉजी से मैं समझाता हूँ। इसको डिज़ाइन किया मैंने, इतना तक का वो सह सकता है, ठीक है, इतना तक वो क्या कर सकता है, फ्लक्स को सह सकता है। अब देखो और मैं इसमें फ्लक्स डालूंगा, और मैं फ्लक्स डालूंगा जबरन का, ठीक है, उसकी कैपेसिटी से और ज़्यादा डेंसिटी और बढ़ गया कि नहीं। यहाँ पर क्या होने लग गया, इसकी इस एरिया में क्या हो गया, आपका डेंसिटी क्या होने लग गया, और बढ़ने लग गया। तो इसमें जैसे मैं लेमिनेशन किया हूँगा, ठीक है, कि चल ठीक है भैया तेरा आयरन लॉस मैं रिड्यूस कर देता, लेकिन अब क्या हो गया कि फ्लक्स डेंसिटी मेरा क्या होने लग गया, आपका बढ़ गया। अब जैसे ही मेरा फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा तो फाइनली, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइनली, फाइनली आप देखोगे कि इसके कारण क्या हो जाता है, जो टोटल आयरन लॉस है उसमें बढ़ोतरी दिख जाता है। टोटल, मैं इसको नहीं बताना चाह रहा था बट ठीक है, टोटल आयरन लॉस भी क्या हो जाता है आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू, आयरन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट अलग है, ये जो चीज़ है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ बस बोला था ये दोनों को कंपेयर मत करना, ये मैं अलग चीज़ समझाया हूँ और ये मैं अलग चीज़ समझाया हूँ। ये मैं लीडिंग पोल और ट्राइलिंग पोल का समझाया, और ये जो मैं समझाया आपको वो क्या है, आपका डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्लियर, समझ आया? ठीक है, तो आयरन लॉस क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो वही चीज़ को मैंने एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में लिख दिया आपको यहाँ पर। क्या क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स क्या होगा आपका, रिड्यूस, फ्लक्स रिड्यूस होगा तो ईएमएफ। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण कम्यूटेशन होगा, एमएनपी एक्सिस शिफ्ट होगा आपका, एमएनपी शिफ्टिंग होगा, एमएनपी आपका शिफ्टिंग होगा, ठीक है। आयरन लॉस में देखो मैंने अभी दिखाया आपको कि बढ़ोतरी होगा आयरन लॉस में, ठीक है। और ये यदि आपको आपको अभी तक के क्लास में यदि कुछ भी नहीं समझ आया तो इसको रट लो, है ना, इसको रट लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव पर्पज से, ठीक है। यही आपका आज के क्लास का शॉर्ट समरी है। ठीक है, क्लियरली समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया भाई फ्रेंड, तो यहाँ तक था। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, और कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये भी चीज़ आपको समझ आया, लीडिंग पोल ट्राइलिंग पोल भी आपको समझ आ गया। तो माय फ्रेंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आर्मेचर रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेशन कैसे होता है। जो मैं अभी बोलता हूँ ना बार बार कि कम्यूटेशन हो गया, आपको वैसे पता है कम्यूटेशन कैसे होता है, करंट करंट का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारा कम्यूटेटर हम लोग सेगमेंट लगा के हम लोगों ने देखा नहीं कि कम्यूटेशन कैसे होता है, तो उस कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेशन जैसे जो स्पार्किंग का जो प्रॉब्लम आया उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या तो ब्रश शिफ्टिंग करके, जो कि बहुत कठिन चीज़ है ना, छोड़ देते हैं उसको। दूसरा चीज़ हम कैसे पढ़ सकते हैं कि ब्रश शिफ्टिंग हो गया, या अदरवाइज अब इंटरपोल क्या होता है, ठीक है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, ये सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना चीज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, और वहाँ से फिर बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए माय फ्रेंड इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।